विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का मेजर विषय के पाठ्यक्रम के बारे में। आप अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में बीकॉम प्रथम वर्ष में आपके कुल 3 पेपर होंगे। इन तीनों पेपर के नाम कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन पहला पेपर है। सेकंड पेपर है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन। और तीसरा पेपर जिसका नाम है कॉमर्स बिजनेस लॉ यानी व्यावसायिक संविधान कानून। और ये जो सिलेबस है ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है 2025-26 और आगे आने वाले सेशन यानी सत्रों के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस यानी तीनों पेपर का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं हम सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। वीडियो के सेकंड सेगमेंट में आपको मैं ले चल रहा हूं कंप्लीटली सिलेबस को डिस्कस करने वाले। नमस्कार। आज हम एक काफी जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सत्र 2025-26 से बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो नया सिलेबस आ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, उस पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बदलाव समझना स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि ये जो नया स्ट्रक्चर है मेजर पेपर्स का, मार्किंग स्कीम का और खास तौर पर जो पहला मेजर पेपर है वित्तीय लेखांकन, उसका सिलेबस ठीक से समझें। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं मेजर पेपर से। देखिए, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में 3 मेजर पेपर होंगे। अच्छा, 3 पेपर्स। हाँ। पहले तो शायद अलग होता था। कौन कौन से हैं ये 3? हाँ, अब 3 हैं। पहला है वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। दूसरा है लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है व्यावसायिक संनियम मतलब बिजनेस लॉ। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, ये 3 मेजर पेपर्स। और इनके मार्क्स मतलब मार्किंग स्कीम कैसी रहे भी? देखिए, तीनों ही पेपर 100-100 नंबर के होंगे। अच्छा, 100 नंबर का एक पेपर। हाँ, अब इसमें से 70 नंबर की तो यूनिवर्सिटी परीक्षा होगी जो फाइनल एग्जाम होता है। 70 नंबर यूनिवर्सिटी एग्जाम के, ठीक है। और जो बाकी 30 नंबर बचे वो कॉलेज लेवल पर इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसे सीसीई कहते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन। सीसीई, हाँ, ये आजकल काफी सुनने में आता है। ये 30 नंबर कॉलेज में कैसे मिलेंगे? मतलब इसमें क्या होगा? टेस्ट, असाइनमेंट्स? हाँ बिल्कुल, इसमें आमतौर पर क्लास टेस्ट हो सकते हैं, असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, शायद कोई प्रेजेंटेशन हो या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स। मतलब मकसद ये है कि पूरे साल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जाए, सिर्फ एक फाइनल एग्जाम पे न टिके रहें। ये तो अच्छा है। थियरी और प्रैक्टिकल का एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। सही कहा। चलिए, अब जरा पहले मेजर पेपर पर आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। इसके सिलेबस में क्या खास बात दिख रही है? क्या अप्रोच है? ये सिलेबस 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें पारंपरिक ज्ञान को भी जगह दी है और साथ ही आधुनिक स्किल्स पर भी बहुत फोकस है। मतलब थियरी तो है ही, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर काफी जोर दिया गया है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहली यूनिट से शुरू करें, क्या कवर किया है इसमें? पहली यूनिट एक तरह से अकाउंटिंग की जड़ों पर जाती है। इसमें प्राचीन भारतीय लेखांकन विधि है, उसके फायदे, नुकसान और उसकी तुलना अंग्रेजी सिस्टम से। ओह, प्राचीन भारतीय विधि, ये तो काफी अलग है सिलेबस में देखना। हाँ, ये एनईपी के तहत एक कोशिश है अपनी जड़ों से जुड़ने की भी। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डबल एंट्री सिस्टम के, वो तो है ही, जर्नल एंट्री, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स बनाना, ये सब बेसिक्स तो कवर करने ही होंगे। बिल्कुल। और इसमें एक एक्टिविटी भी रखी है, रोल प्ले। रोल प्ले? हाँ। वो कैसे, अकाउंटिंग में? हाँ, मतलब स्टूडेंट्स को अलग अलग रोल्स में बांटा जाएगा, जैसे कोई अकाउंटेंट बनेगा, कोई ऑडिटर, कोई क्लाइंट, और फिर उन्हें कोई बिजनेस की सिचुएशन दी जाएगी हल करने के लिए। अच्छा, इससे टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। बढ़िया आइडिया है। चलिए, दूसरी यूनिट पर आते हैं। दूसरी यूनिट में है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग यानी मूल्यह्रास लेखांकन, खास तौर पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से। AS6? हाँ, ये तो जरूरी है। और साथ में रॉयल्टी अकाउंट्स भी हैं, और इसकी एक्टिविटी भी काफी प्रैक्टिकल है। स्टूडेंट्स को आसपास के छोटे या मीडियम बिजनेस में विजिट के लिए भेजा जाएगा। अरे वाह, लोकल बिजनेस विजिट! इससे तो उन्हें रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग कैसे होती है वो देखने को मिलेगा, किताबी ज्ञान से हटकर। एकदम,
वो देख पाएंगे कि खाते कैसे मेंटेन होते हैं, कैश मैनेजमेंट कैसे होता है। बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। सही बात है। और तीसरी यूनिट? तीसरी यूनिट है ब्रांच अकाउंट्स और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ठीक है, ब्रांच और डिपार्टमेंटल। हाँ, और यहाँ एक्टिविटी के तौर पर फाइनेंशियल एनालिसिस का काम दिया जाएगा। मतलब पब्लिक कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना सिखाएंगे, रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये सब। ये तो सीधे सीधे वो स्किल्स हैं जो कॉर्पोरेट में चाहिए होती हैं। बहुत रेलेवेंट है। चौथी यूनिट में क्या है? चौथी यूनिट डील करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग से और इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। अच्छा, एनपीओ और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। जी, और यहाँ एक्टिविटी है केस स्टडी एनालिसिस। स्टूडेंट्स को अलग अलग बिजनेस केस स्टडीज दी जाएंगी और उन्हें उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनालाइज करनी होंगी। केस स्टडीज से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझने में मदद मिलेगी। तो हर यूनिट में थ्योरी के साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी जुड़ी हुई है। हाँ, यही पैटर्न है पूरे सिलेबस में। अब आखिरी यूनिट, पांचवी। इसमें तो पक्का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होगी। आजकल इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पांचवी यूनिट पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स के लिए है और इसमें फोकस है किसी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर, जैसे कि टैली। टैली? हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है। छोटे बिजनेस तो बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसीलिए इसे शामिल किया गया है। इसमें सिखाया जाएगा कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, स्टॉक आइटम्स, ग्रुप्स, फिर वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। अच्छा, मतलब पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसा। हाँ, और सिर्फ एंट्री ही नहीं बल्कि रिपोर्ट्स निकालना भी, जैसे कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब टैली से कैसे निकालते हैं। और इसकी एक्टिविटी क्या है? सॉफ्टवेयर सिखाना ही एक्टिविटी है? हाँ, इसकी एक्टिविटी है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। इसमें टैली तो है ही, पर साथ में क्विक बुक्स, ज़ोहो बुक्स जैसे और सॉफ्टवेयर का भी जिक्र है, ताकि स्टूडेंट्स डिजिटल अकाउंटिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। तो ये सिर्फ टैली स्पेसिफिक नहीं बल्कि ओवरऑल डिजिटल अकाउंटिंग स्किल्स पर फोकस है। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही व्यापक सिलेबस लग रहा है। मतलब सिर्फ थ्योरी रटना नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर बहुत जोर है। रोल प्ले, बिजनेस विजिट, केस स्टडी और फिर ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। काफी हैंड्स ऑन अप्रोच है। हाँ, और यही इस नए सिलेबस की सबसे अच्छी बात है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये असल में क्लासरूम लर्निंग और इंडस्ट्री की जो ज़रूरतें हैं, उसके बीच के गैप को कम करेंगी, स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर करेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये जो नया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और खासकर जो मॉडर्न अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी है जैसे सॉफ्टवेयर, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही संतुलित मिश्रण बनाने की कोशिश की गई है। सही है। अब देखने वाली बात ये होगी, और शायद सोचने वाली भी, कि ये जो नया स्ट्रक्चर है, खासकर ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का जो समावेश है, ये मध्य प्रदेश के कॉमर्स ग्रेजुएट्स के स्किल सेट को किस तरह से शेप देता है और वो इंडस्ट्री के लिए कितने तैयार हो पाते हैं। बिल्कुल, ये देखने दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का मेजर सेकंड पेपर, लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारे पास इसका पूरा सिलेबस है। हाँ। और हमारा इरादा है कि इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, तकनीकें हैं और असल में ये कैसे काम आता है, उसे समझें जैसा इस सिलेबस में दिया है। इसमें एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो ये कि शुरुआत में ही प्राचीन भारतीय परंपरा का जिक्र है, संसाधनों का सही इस्तेमाल, व्यावसायिक नीति। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं रहता फिर। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब इतिहास का पार्ट नहीं है, ये दिखाता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करने, मैनेज करने के तरीके कैसे विकसित हुए हैं पुराने जमाने से लेकर आज की टेक्नोलॉजी तक। अच्छा। और ये जानना भी जरूरी है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग कैसे है, इसके अपने मानक क्या हैं। ये एक तरह से जमीन तैयार करता है। हाँ, और वो नैतिकता वाली बात, हाँ, वो लागत से कैसे जुड़ती है? देखिए, प्राचीन सिद्धांत सिखाते थे कि संसाधन सीमित हैं, उनका सोच समझकर इस्तेमाल हो। ये आज के सस्टेनेबिलिटी के दौर में बहुत अहम है। लागत सिर्फ रुपया पैसा नहीं, संसाधनों का सही उपयोग भी है। सही कहा। तो पहली यूनिट इसी पर है। मतलब लागत लेखांकन क्या है, क्यों है, इसके फायदे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अंतर। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक चीजें, परिभाषा, दायवा, लाभ और वो प्राचीन सिद्धांतों वाला एंगल भी। ठीक है, तो ये तो हुई नींव। इसके बाद लागत के जो मुख्य तत्व हैं
उन पर आते हैं। बिल्कुल। यूनिट 2 में हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग की। मटेरियल मतलब माल खरीदना, उसे स्टोर करना। हाँ, खरीदना, स्टोर करना, उसका रिकॉर्ड रखना। और यहीं पर वो लाइफो फाइफो जैसी विधियां आती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। हाँ, लाइफो और फाइफो, ये क्या है संक्षेप में? अक्सर सुनते हैं इनके बारे में। जरूर। देखिए, लाइफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये तरीके हैं ये तय करने के कि जब माल बिकता है तो उसकी लागत निकालते समय हम ये माने कि कौन सा स्टॉक पहले गया। अच्छा। जैसे अगर दाम बढ़ रहे हैं तो फीफो से कागज पर मुनाफा ज्यादा दिखेगा, लाइफो से कम। हर कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से चुनती है। समझ गई। और इसी में स्क्रैप वगैरह का भी हिसाब होता है? जी हाँ, बिल्कुल। खराब माल, स्क्रैप या नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो भी इसी यूनिट का हिस्सा है। ठीक है, तो मटेरियल हो गया। अब यूनिट 3 ये श्रम लागत पर है, लेबर कॉस्टिंग। सही। कर्मचारियों पर होने वाला खर्च। इसमें सिर्फ सैलरी नहीं आती हाँ, इसमें वो टाइम कीपिंग, पेरोल बनाना, ओवरटाइम का हिसाब। और इंसेंटिव स्कीम्स भी, जैसे हेल्सी, रोवन, टेलर योजनाएं। ये तरीके हैं कर्मचारियों को उनकी कुशलता के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के। अच्छा, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और इसी में कर्मचारी लागत रिपोर्टिंग, लेबर टर्नओवर यानी कितने कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे हैं, उसका विश्लेषण, ये सब प्रबंधन के लिए जरूरी है। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। अब आते हैं ओवरहेड्स पर, यूनिट 4। हाँ, ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो सीधे किसी एक प्रोडक्ट से नहीं जुड़े होते, जैसे फैक्ट्री का किराया, मशीन की मरम्मत। और इनको अलग-अलग प्रोडक्ट्स या डिपार्टमेंट्स पर बांटना पड़ता है। जी, जिसे कहते हैं एलोकेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये बहुत जरूरी है ताकि हर प्रोडक्ट की सही लागत पता चल सके। और इसी में जॉब कॉस्टिंग भी है, किसी खास काम की लागत। हाँ, जैसे कोई स्पेशल ऑर्डर आया या कोई एक खास प्रोजेक्ट है, उसकी लागत निकालना। और कुछ खास आइटम जैसे R&D खर्च या पूंजी पर ब्याज, इनका लागत में क्या करना है वो भी यहीं कवर होता है। अच्छा, इसके बाद यूनिट 5 में कुछ खास तरीके आते हैं। हाँ, स्पेसिफिक मेथड्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए अहम है। और प्रोसेस कॉस्टिंग, ये किसके लिए होता है? ये उन इंडस्ट्रीज के लिए जहां प्रोडक्शन कई स्टेज में लगातार चलता है, जैसे तेल रिफाइनरी, केमिकल प्लांट। अच्छा। और इसी में वो जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स का भी लेखांकन है। बिल्कुल। जब एक ही प्रोसेस से कई मेन प्रोडक्ट निकलें, जॉइंट प्रोडक्ट्स, या कोई छोटा प्रोडक्ट साथ में बन जाए, बाई प्रोडक्ट, तो उनकी कॉस्टिंग कैसे करनी है। समझ गए। और फिर आखिरी यूनिट, यूनिट 6, वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये खास तौर पर सर्विस इंडस्ट्री के लिए है। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी या होटल, वो अपनी सर्विस की कॉस्ट कैसे निकाले? सही। और इस यूनिट का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन मतलब मिलान करना। हाँ, जो हमने कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट निकाला, उसका फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट से मिलान करना, देखना कि अंतर क्यों है। ये तो बहुत जरूरी लगता है पूरी तस्वीर समझने के लिए। बिल्कुल। और एक चीज जो इस पूरे सिलेबस को खास बनाती है, वो है इसमें सुझाई गई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। हाँ, मैंने भी देखा। इंडस्ट्री विजिट, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस। जी, लागत विश्लेषण पर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातचीत और टैली या SAP जैसे सॉफ्टवेयर पर वर्कशॉप्स, ये थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो ये सिलेबस लागत लेखांकन के हर पहलू को छूता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से लेकर खास इंडस्ट्री के तरीकों तक। और प्रैक्टिकल पर भी काफी जोर है। हाँ, और सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ मिलान पर आके जुड़ता है ताकि मैनेजमेंट को एक पूरी इंटीग्रेटेड तस्वीर मिले। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं, जैसे ये सिलेबस प्राचीन भारतीय सिद्धांतों से शुरू होता है, क्या आज के कॉस्ट मैनेजमेंट मॉडल, खासकर सस्टेनेबिलिटी और नैतिक संसाधन उपयोग के मामले में, उन पुराने दर्शनों से कुछ सीख सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी जानकारी और चर्चा के लिए बहुत बहुत आज हम धन्यवाद। कॉमर्स के मेजर तृतीय पेपर यानी व्यावसायिक संयम, या जिसे हम बिजनेस लॉ कहते हैं, उसके सिलेबस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास इसकी पूरी रूपरेखा है और कोशिश रहेगी कि इसके जो सबसे अहम हिस्से हैं उन्हें समझा जाए। बिल्कुल। और देखिए, सिलेबस की एक खास बात ये भी है कि ये सिर्फ आज के कानूनों तक सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे यहाँ व्यापार पर नियमों और सरकारी कंट्रोल की जड़ें वो प्राचीन भारतीय परंपराओं में मिलती हैं। तो ये सफर काफी दिलचस्प है। हाँ, ये तो है।
तो चलिए पहली यूनिट से शुरू करते हैं। ये हमें प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि से सीधे ले आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर। ये तो मतलब कानून की दुनिया का एक तरह से आधार ही है ना? हाँ, ये बिल्कुल बुनियादी है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें समझाया गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस। पर बात सिर्फ परिभाषा की नहीं है। असल में ये समझना ज़रूरी है कि अदालतें इनके पीछे की नीयत को कैसे देखती हैं। वहीं पर अक्सर आप जानते हैं विवाद खड़े होते हैं। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का टूटना और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। अच्छा, और इसमें एक एक्टिविटी भी सुझाई गई है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की, जैसे लीज एग्रीमेंट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना। इसका क्या महत्व है? देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इससे सिर्फ लीगल भाषा समझने में मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भी पता चलता है कि एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली चूक के भी कितने बड़े कानूनी मायने हो सकते हैं। ये थियरी को असल दुनिया से जोड़ता है। सही कहा, बिल्कुल। तो कॉन्ट्रैक्ट की ये नींव समझने के बाद सिलेबस हमें कुछ खास तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ ले जाता है यूनिट 2 में, है ना? जी हाँ, यूनिट 2 इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक कानूनों पर फोकस करती है। इसमें है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी, यानी जब कोई किसी दूसरे के नुकसान की भरपाई का वादा करे या किसी तीसरे के काम की गारंटी ले। फिर बेलमेंट है, ये तो बहुत ही आम है। जैसे आप अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए देते हैं, तो वो एक तरह का बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाता है। इसके कानूनी पहलू अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी तरह लियन, प्लेज और एजेंसी के अनुबंध भी हैं। और इसके लिए एक्टिविटी के तौर पर मॉक ट्रायल या मूट कोर्ट है, ये कैसे मदद करता है? मूट कोर्ट आप समझ लीजिए एक तरह की नकली अदालत होती है। यहाँ स्टूडेंट्स इन कानूनों को असल जैसी स्थितियों में लागू करना सीखते हैं, कभी वकील बनकर, कभी जज, कभी गवाह। इससे कानून की बारीकियों और बहस करने की कला का सीधा अनुभव मिलता है। ये सिर्फ पढ़ने से नहीं आ सकता। दिलचस्प है। यूनिट 3 हमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में ले जाती है, और ये भी कहा गया है कि इनका इस्तेमाल तो प्राचीन भारत में भी होता था। हाँ बिल्कुल, हुंडी वगैरह का चलन तो सदियों पुराना है। ये यूनिट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और उसके 2002 के संशोधन पर केंद्रित है। ये ऐसे दस्तावेज हैं जैसे चेक हो गए या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिनका मकसद पैसे के लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाना है। लेकिन इनके डिसऑनर होने के मतलब अगर चेक बाउंस हो जाए तो उसके गंभीर कानूनी परिणाम होते हैं। साथ ही इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी शामिल है, जो पार्टनरशिप बिजनेस के कायदे कानून तय करता है। और इसके लिए लॉ फर्म्स या कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट के दौरे सुझाए गए हैं। ये क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि ये कानून असल में कंपनियों में, फर्मों में कैसे काम करते हैं। किताबों में पढ़ी बात को जब आप प्रैक्टिस में देखते हैं तो समझ एकदम पक्की हो जाती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए यूनिट 4 उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर है, और इसकी जड़ें भी प्राचीन व्यापार प्रणालियों से जोड़ी गई हैं। सही है, ग्राहकों के हितों की रक्षा का जो विचार है वो कोई नया नहीं है। इस यूनिट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसका जो नया रूप है 2018 का, वो शामिल है। ये कानून ग्राहकों को गलत कारोबारी तरीकों से बचाते हैं। साथ ही इसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा 2000 भी है, जो भारत में फॉरेन करेंसी के आने जाने को रेगुलेट करता है। और यहाँ एक्टिविटी है केस स्टडी कंपटीशन। हाँ, इसमें छात्रों को असल दुनिया की कोई बिजनेस लॉ से जुड़ी समस्या दी जाती है। उन्हें उसका विश्लेषण करके समाधान बताना होता है। इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल सोच विकसित होती है। और अंत में यूनिट 5, ये किस बारे में है? यूनिट 5 जो है वो कंपटीशन एक्ट 2002 पर केंद्रित है। इसका मुख्य मकसद है बाजार में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना और उन गतिविधियों को रोकना जिनसे कंपटीशन पर बुरा असर पड़ता है, जैसे कार्टेल बनाना या बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का गलत फायदा उठाना। इसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की बनावट, उसकी शक्तियां और काम, ये सब भी शामिल है। यही संस्था इस कानून को लागू करती है। और इसके लिए डिबेट या डिस्कशन जैसी गतिविधियां रखी गई हैं। हाँ, क्योंकि कंपटीशन लॉ में अक्सर जटिल आर्थिक और नीतिगत मुद्दे जुड़े होते हैं। इन पर बहस और चर्चा से अलग अलग नजरियों को समझने और अपने तर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिलेबस काफ़ी व्यापक है। ये प्राचीन भारतीय व्यापारिक नियमों से शुरू होकर आधुनिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंपटीशन लॉ तक फैला हुआ है। और हर यूनिट के साथ जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इसे सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखती। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे सदियों में विकसित हुए ये अलग-अलग कानून आज एक साथ मिलकर एक जटिल कानूनी ढांचा बनाते हैं जो हमारे पूरे व्यापार को नियंत्रित करता है। एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि प्राचीन वाणिज्यिक नियमों और आज के आधुनिक कंपटीशन रेगुलेशंस के बीच वो कौन सा बुनियादी सिद्धांत या धागा है जो इन्हें कहीं ना कहीं आपस में जोड़ता है। शायद वो निष्पक्षता का सिद्धांत हो या एक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत। इस पर सोचा जा सकता है। विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हम हमेशा आपके साथ बने रहें।